नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? खनिज और शक्ति संसाधन। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाते हैं। तो खनिज की परिभाषा दी गई है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने चाहिए और उनका एक निश्चित कंपोजिशन हो। ऐसा ना हो कि एक जगह एक खनिज मान लीजिए मिला है यक्स नाम का और वही खनिज दूसरी जगह मिला है, ठीक है, एक जगह डिस्टेंस 1 इसको कह सकते हैं, इसको डिस्टेंस 2, मतलब कि एक जगह या फिर प्लेस P1 या P2 इसको कह देते हैं। तो यहाँ जो कंपोजिशन होना चाहिए वो वही कंपोजिशन यहाँ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कंपोजिशन कुछ और है, यहाँ कार्बन के अणु 4 है, यहाँ कार्बन के अणु 5 हो जाएं, तो ये खनिज नहीं कहलाएगा। खनिज कहलाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होना चाहिए और निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए। ये फिर खनिज की परिभाषा हो जाएगी। खनिज के प्रकार, खनिज को हम मुख्यतः संरचना के आधार पर धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत करते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। और फिर धात्विक खनिजों को हम दो भागों में बांटते हैं, जिस लौह से और अलौह। लौह और अलौह धातु जो होते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं, लौह और अलौह। अधात्विक खनिज तो अलग होते ही हैं। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिज में क्या होता है? धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालित करती हैं। तो ऐसी खनिज जो ऊष्मा को सुचालित करते हैं, मतलब कि जिसमें हीट एब्जॉर्प्शन पावर होती है, मतलब कि आप उसे गर्म करेंगे तो वो गर्म होगी, और जिसमें विद्युत ही होती है, मतलब विद्युत मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे, करंट आएगा उसमें, वे धातुएं कहलाती हैं। इनके अंदर क्या होती है? चमक की विशेषता होती है। ये क्या होती हैं? थोड़ा सा चमकदार होती हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क कुछ उदाहरण हैं धात्विक खनिज के। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। लौह खनिज क्या होता है? जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जैसे कि लौह अयस्क में मैग्नीज आ जाएगा, लौह अयस्क आ जाएगा, क्रोमाइट आ जाएगा, जिसमें लोहा होता है। अलौह में लोहा नहीं होता है, लेकिन कुछ अन्य धातु हैं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा। इसमें क्या है? ये धातुएं तो हैं, ये किसकी? ऊष्मा की सुचालक हैं, करंट की सुचालक हैं, लेकिन ये लोहे से नहीं है, मतलब लोहे का कंपोजिशन इनके अंदर नहीं है। अधात्विक खनिज क्या होती हैं? जो धातुएं नहीं होती हैं, जो जिसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे कि चूना पत्थर। चूना पत्थर में आप उसमें मान लीजिए आप 2 तार डाल दीजिए, तब भी वो क्या होगा? गर्म, या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो कोयला और पेट्रोलियम जैसे भी चीज़ें अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को हम खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित करते हैं। ध्यान रखिए, खनिज को हम खनिज का निष्कर्षण 3 प्रकार से होता है। इससे प्रश्न बहुत बनता है। क्लास 8 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, खनन, प्रवेधन या फिर आखनन। प्रवेधन के द्वारा हम क्या करते हैं? जो तेल को निकालते हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि जो हम तेल निकालते हैं, प्राकृतिक गैसेस जो निकालते हैं, प्रवेधन के माध्यम से ही निकालते हैं। खनन विपरीत खनन होता है, कूपकी खनन भी होता है। खनन में विपरीत खनन या कूपकी खनन होता है। देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विपरीत खनन कहते हैं। तो विपरीत खनन किसे कहते हैं? जो मतलब कि कम गहराई पे है, मतलब कि ज़्यादा खनन नहीं पड़ता, जिसकी ज़्यादा खनन नहीं करना पड़ता है और पृष्ठीय स्तर को हटा देते हैं तब भी मिल जाता है, उसे विपरीत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपकी कहा जाता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप होते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। मतलब जो ज़्यादा अधिक गहराई में होते हैं उनका जो खनन किया जाता है उसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहा जाता है। यहीं से प्रश्न बना था कि पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का निकालने के लिए खनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रवेधन। और जो एकदम सतह के निकट स्थित खनिज होते हैं और उसको आसानी से हम फावड़े आदि से भी खोद के निकाल सकते हैं, उसे आखनन कहा जाता है। मतलब कि फावड़े या जेसीबी से निकालवा सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? आखनन कहा जाता है। खनिजों का वितरण। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय सेल में पाए जाते हैं और कायांतरित सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में तांबा और निकल के निक्षेप, अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेल में ही जाने वाले कुछ खनिज के उदाहरण है। तो इसमें बताया गया है कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, वो आग्नेय और
जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय और कायांतित शैल में ही पाए जाते हैं। मैदानी और नवीन वलित पर्वत के अवसादी शैलों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। मतलब कि जो अवसादी शैल होते हैं उसमें क्या होता है कि चूना पत्थर जैसे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, और जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं वे आग्नेय और कायांतित शैल में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतित शैल में पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज चूना पत्थर में पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो जो खनिज ईंधन है, जो पेट्रोलियम है और कोयला है, ये भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो अब ये देखिए आग्नेय हो गया और क्या हो गया, आग्नेय में क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज पाई जाती है। कायांतरित में क्या हो गया, धात्विक खनिज पाई जाती है इन दोनों में। और उसके बाद क्या बचता है हमारा अवसादी शैल। अवसादी शैल में अधात्विक खनिज पाई जाती है और कोयला पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, किसमें पाए जाते हैं, कोयला ईंधन और पेट्रोलियम किसमें, अवसादी शैल में। एशिया, अब हम खनिजों का वितरण देखेंगे। चीन और भारत के पास लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक हैं। ध्यान रखिएगा, चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो टिन उत्पादन में चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया अग्रणी उत्पादक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल भी बहुत ज़्यादा है और जस्ता और तांबा की भी निक्षेप है। यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो इसमें अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे हम देखेंगे। जैसे कि इसमें क्या है कि हाँ, इसमें कुछ नहीं है। दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च कोटि का जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राज़ील है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ब्राज़ील उसका एक देश है। उसमें विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का वो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। और चिली और पेरू में तांबे के अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू भी तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। अफ्रीका देख लेते हैं, जो कि खनिज संसाधन में धनी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हीरे का, सोने का और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी यहाँ पाए जाते हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तेल कहाँ पाया जाता है, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम यहीं से निकाला जाता है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल का भी अग्रणी उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कालगूली में और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के भी निक्षेप इसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अंटार्कटिका में। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान है, ऐसा माना जाता है अंटार्कटिक में। और सोने, लोह अयस्क, चांदी और तेल जैसी वाणिज्यिक मात्रा में भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत उपलब्ध है। एक और पॉइंट इसमें दिया गया है कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात निक्षेप नहीं पाया जाता है। अभी तक तो ऐसा कोई उसमें खनिज नहीं प्राप्त हुआ है आज तक, आगे संभावना हो सकती है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। क्या आप जानते हैं, हरा हीरा जो है वह एक दुर्लभतम हीरा होता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम जो शैलें हैं वे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये 4340 करोड़ वर्ष पूर्व, 4340 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। और पृथ्वी का निर्माण मात्र 30 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ है। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही ये बन गए थे। मतलब कि पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद ये ऑस्ट्रेलिया की जो शैलें हैं ये बनने लगी थी, ये बन चुकी थी। अब ऊर्जा के कुछ स्रोत देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जो हम लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, वे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। और हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। तो ये परंपरागत स्रोत हो जाएगा। कोयला भी परंपरागत स्रोत है, क्योंकि हम बहुत पहले से ही इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लाखों पहले से हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात
वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत का तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो कोयले से जो प्राप्त विद्युत होती है उसे हम क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयले जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना था। मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई दबाव के कारण जो विशाल फर्न दबे थे वहाँ से कोयला बना था। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे हम अंतर्निहित धूप कहा जाता है इसको। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक दिए गए हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस आदि। भारत में भी रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत दिए गए हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसके लाभ बताए गए हैं कि आसानी से परिवहनीय होता है टैंकरों द्वारा, पेट्रो रसायन उद्योग के आधार में है। हानि इसका क्या है? गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। नए ईंधन को खोज करने में दिक्कत होती है। प्राकृतिक गैस का भी लाभ बताया गया है और हानि इसकी भी यही है। और ईंधन क्या है? कोयला का भी लाभ बताया गया है। ईंधन सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन संग्रहण में इसके अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलाता है और ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस को वृद्धि करता है, जिससे क्या होती है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। निर्वनीकरण भी करता है। कोयले के लाभ बहुत हैं और हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी होता है। जल विद्युत के लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्य में बढ़ावा देता है और सस्ता होता है। हानि क्या है कि जल प्लावन हो जाता है निम्न क्षेत्रों में और स्थापित करने में खर्चीला होता है। ठीक है, और जो स्थानीय लोग होते हैं उनका विस्थापन करना पड़ता है। अगला पॉइंट दिया गया है पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रो जिसका अर्थ होता है सैल और ओलियम अर्थ तेल होता है। मतलब कि जो सैल से प्राप्त तेल होता है उसे पेट्रोलियम कहा गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सैल तेल है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कहा जाता है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र पेट्रोलियम के असम का डिगबोई क्षेत्र है, मुंबई में बॉम्बे हाई क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र ही हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं और तब निर्मुक्त होती हैं जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियमों के ही जब हम उसका खनन करते हैं तभी वो निकलती हैं और तब ये निकलती हैं जब अपरिष्कृत तेल जो मतलब अशुद्ध तेल है उसको धरातल पर लाया जाता है। ठीक है, और इसके कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह रूस, नॉर्वे, यूके हो जाते हैं प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक। भारत में जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन है और विश्व के बहुत कम क्षेत्रों के पास ही प्राकृतिक गैस के संसाधन या भंडार हैं। जल विद्युत ऊर्जा, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होती है। तो जल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है भाखड़ा नागल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। सेलाल जल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलाल इंपॉर्टेंट है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो बहुत कम लोग यूज करते हैं और जो बहुत यूजफुल है आगे के लिए, आगे के भविष्य के लिए। सौर ऊर्जा जैसे हो गया कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। तो सौर से चालित है, मतलब कि सौर ऊर्जा से ये संचालित किया जाता है बस अड्डा। पवन चलित है, ये स्कॉटलैंड में है। पवन ऊर्जा, पवन मतलब कि हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं और ये पवन ऊर्जा में उल्लेखनीय है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में भी राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप मिले हैं। ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा के लिए जो इंपॉर्टेंट धातु है वो क्या है? यूरेनियम है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं और थोरियम भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और जो केरल के मोनोजाइट बालू में पाई जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर है, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है और कर्नाटक में कैगा है। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा भारत का। भूतापीय ऊर्जा, जो ताप ऊर्जा होती है उससे जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। तो झरने, जो भूताप मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर का ताप है उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है और इससे जो हम ऊर्जा बनाते हैं वही भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। और यूएसए जो है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में भी है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार और भाटा
हमेशा आता रहता है, तो उससे जो लहरें प्राप्त होती हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है, ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने के बांध के निर्माण से किया जाता है। मतलब कि समुद्र का जो सकरा मुहाना होता है उसमें बांध बना दिया जाता है, उसमें टरबाइन लगा दिया जाता है। फिर टरबाइन जब नाचता है, जब ज्वार भाटा आता है, तो उसी से क्या होता है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। पहला ज्वारीय स्टेशन विश्व का कहाँ बनाया गया है? फ्रांस में बनाया गया है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतु के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। बायोगैस ऐसे होता है कि जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उसको गैसीय ईंधन में बदला जाता है, इसे बायोगैस कहा जाता है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अवघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे क्या होता है, जैव खाद भी उत्पन्न होती है और प्रदूषण बिल्कुल इसमें नहीं होता है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उसके लाभ और हानि बताया गया है। जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, प्रदूषण मुक्त होता है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है इसमें, और सुरक्षित और साफ होता है। हानि इसकी क्या है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, पवन चक्की को स्थापित करने में बहुत महंगाई होती है, रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आ जाता है, और पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। सौर ऊर्जा का लाभ क्या है? असमाप्य है, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है कि ये खर्चीला होता है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा का लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त और असमाप्य ये भी है, लेकिन वन्य जीव आवास का नष्ट हो जाता है, जो वन्य जीव हैं, और दोहन में ये कठिन होता है। परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है, लेकिन रेडियो एक्टिव जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और खर्चीला होता है। ऐसे ही बायोगैस है, इसके लाभ है कम लागत में बनता है, ये उपयोग में आसान है, और जैव अर्थ का उपयोग और बायोगैस उत्पादन है। हानि इसके कम है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस का कारण बनता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ होता है, पर्यावरण हितैषी होता है और समय उपलब्ध होता है, लेकिन शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण ये विद्युत वहन खर्चीला हो जाता है, तो इसलिए ये महंगा हो जाता है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।